Hello everyone. First of all, a very good afternoon. मैं हमेशा कहता था और पहले भी मैंने कहा है कि आई विल नॉट गेट इनटू हियर एंड देयर, इधर-उधर की बातें नहीं होंगी। आई विल बी वेरी ब्रीफ, आई विल बी वेरी ससिंक्ट, टू द पॉइंट बात करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो लास्ट टाइम हमने जब लेक्चर 1 जो मैंने बनाया दैट वाज ऑन द सिलेबस बुक लिस्ट फॉर द preliminary examination for 2024 and 2025, and given the response that I have received from you guys, मतलब इतना अथाह प्यार मिलने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतना ज्यादा आपने प्यार दिया, इतने ज्यादा कमेंट्स आए। जो सबसे सबसे ज्यादा और जो सबसे रेकरिंग कमेंट्स थे वो ये थे कि सर हमें बुक लिस्ट और सिलेबस बताएं मेंस के लिए और एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएं। एंड सेकंड वाज ऑन फिलोसफी पेपर विच वाज माय ऑप्शनल, जो कि मेरा वैकल्पिक विषय रहा था मेरे यूपीएससी की जर्नी के दौरान। सो आई एम मेकिंग अ वेरी क्लियर कट क्लेम ओवर हियर कि आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो भी बहुत ही क्लियर कट रहेगा। आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ, एज ससिंक्ट एंड एज क्लियर, ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर हमें समझ नहीं आएगा ना यूपीएससी का सिलेबस, देर इज नो यूज। तुम्हारा फोकस वही है। सो एज यूजुअल, you already know me. My name is Aditya Pandey, and I have cleared UPSC 2022 with All India rank 48, and currently I am an officer trainee in Labasna, that is Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. So बिना किसी, वो कहते हैं ना कि बिना किसी देरी किए हुए we'll simply move on to the session. So पर हाँ, सेशन में जाने से पहले मैं दो तीन चीजें बता दूं कि आगे आने वाले समय में क्या क्या मिलने वाला है। आने वाले समय में आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बट आई ट्राई दैट आई कवर दोज थिंग्स। जैसे आज तो मैं सिलेबस और बुक लिस्ट ही कवर करूंगा, स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत आएगी और उसके बाद हम एक और डिटेल स्ट्रैटेजी जीएस 1 2 3 4 उन सारे पेपर्स को लेकर के आएंगे। आज हमारा फोकस रहेगा सिलेबस, बुक लिस्ट, बस्टिंग द मिथ अराउंड इट, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस पेपर के अराउंड में ना, मतलब कि मिथ हो गई हैं। तो हम डील करेंगे उनको कि भाई उन मिथ्स को कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि सबसे पहले तो हम सिलेबस को खत्म करेंगे कि भाई हमारा सिलेबस है क्या। एंड नॉट जस्ट सिलेबस, एक रीडिंग नहीं होगी, प्लस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर समझ नहीं रहेगी इस चीज की, अगर इस चीज की समझ नहीं आएगी, सिलेबस की और अंडरस्टैंडिंग की, तो फिर चैलेंज है। ठीक है, सिलेबस सिर्फ पढ़ना नहीं है ना यार, हमें अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी हम समझ पाएंगे कि जो कहा जा रहा है उस पर क्या क्या करना है। सेकेंड थिंग ये होगा हमारा कि जो सजेस्टेड रीडिंग्स होती हैं कि भाई हमें क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, हमारी क्या क्या बुक्स पढ़नी है, प्लस एडेड मटेरियल्स, क्योंकि इससे ज्यादा चीजें होती नहीं है। पर इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर लूं कि आखिर व्हाट मेंस इज ऑल अबाउट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग इन नेचर। वो मैं क्या कहता हूँ, इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। आपके जीएस पेपर का एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, x6 विच रफली गोज अराउंड, मतलब पिछले 3 4 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो पिछले 4 साल ट्रेंड में ये 87 से 95 96 के बीच में वैरी करता है। एंड जो हमारा दूसरा पेपर होता है सी सेट, उसका तो कहानी बहुत क्लियर कट है। आई हैव मेड इट वेरी क्लियर दैट ओनली 67 मार्क्स इज द रिक्वायर्ड वन। तो ये चीजें हैं। तो पहले हम इस चीज को आगे लेकर के चलें, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर हमारा मेंस का जो पूरा का पूरा जो गेम है वो क्या है। मेंस जो मुख्य परीक्षा है उसका गेम क्या है, तो हम सबसे पहले उसी को डील कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मेंस का एग्जामिनेशन है, ये ऊपर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है और उसके बाद इसके हम स्कीम्स को पढ़ रहे हैं। टू बी वेरी फेयर, आई एम मेकिंग दोस थिंग्स राइट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द यूपीएससी की वेबसाइट से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड किया है, एंड आई एम गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। एज आई ऑलवेज से, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ थिन एयर इज नॉट माई जॉब। वो है भी नहीं, मैं बहुत रियलिस्ट हूँ, उसी पे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो स्कीम क्या है और सब्जेक्ट्स क्या है। स्कीम, सरकारी स्कीम्स की बात नहीं हो रही है, टू बी वेरी फेयर, इस चीज को याद रखिएगा। तो हम डायरेक्टली मुख्य परीक्षा पे आ जाते हैं, विच इज योर मुख्य परीक्षा। तो जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे कि देर आर टू क्वालिफाइंग पेपर्स, 300 300 नंबर के। ये चीजें हमें याद रखनी है, क्योंकि अगर इन पेपर्स को आप क्वालिफाई नहीं करेंगे ना, तो आगे के पेपर्स आप क्लियर करें ना करें, जो मुख्य पेपर हैं आगे के, जैसे पेपर 1 हो गया विच इज योर ऐसे, देन GS 1 GS 2, तो ये चीजें समझनी बड़ी आवश्यक हो जाती हैं। तो जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 आप
वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा ले सकते हैं। कहाँ जो मेंशन्ड है? जो भारत के संविधान के 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। अब कुछ लोग या तो डायरेक्टली जा करके आप भाषा वहां देख सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि मैं आपको यहीं दिखा दूं। ये वो भाषाएं हैं जो पेपर, नहीं यहाँ नहीं है। आप एक काम करिए, शेड्यूल 8 अभी हम सर्च कर ही लेते हैं ताकि आप भी क्लियर रहें। ओके, तो शेड्यूल 8 हमने खोल लिया है, और शेड्यूल 8 में ये रहे वो भाषाएं जिनमें आप पेपर दे सकते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, असमीज है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, देन वी हैव संस्कृत, देन वी हैव सिंधी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। इन 14 भाषाओं को ऐड किया गया है। सिंधी भाषा को बाद में ऐड किया गया था। ऐसे लेकर के टोटल जितनी भी भाषाएं हैं, आपको इन एक भाषा में से किसी एक भाषा पे पकड़ बनानी है, और उसमें आपको पेपर देना है, विच इज योर फर्स्ट पेपर, दैट इज पेपर ए। ये पेपर, और याद रहे ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। यहाँ पे भी ना आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के नहीं आने हैं, जो जो मैंडेट है आप उसको वही करिए। आई थिंक इन माई नॉलेज ये 75 मार्क्स है शायद। और जो भी है, अगर चेंज होता है तो हम अभी देख लेंगे आगे, ठीक है। दूसरा है हमारा पेपर बी, विच इज इंग्लिश। और पेपर ए और पेपर बी क्वालिफाइंग इन नेचर है। यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 75 मार्क्स इन ईच ऑफ दीज पेपर्स। और इसके बाद हमारा मुख्य पेपर शुरू हो जाता है, जो कि आगे हम देखते हैं कि भाई पहला ऐसे है, देन GS1 है, समान अध्ययन 1, समान अध्ययन 2, GS2, समान अध्ययन 3, GS3, देन पेपर 4 विच इज नोन एज द एथिक्स पेपर, पर इसका पूरा नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये भूलना नहीं है, सिर्फ एथिक्स नहीं है वो एथिक्स के साथ इंटीग्रिटी भी है, और एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड इज नथिंग बट योर इनहेरेंट कैपेसिटी और स्किल्स टू डू समथिंग विच यू हैव नैक। ओके, और उसके बाद हमारे ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर, एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। और इसके बाद जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है। देन माई पेपर वाज फिलोसफी। इसके अलावा मैनेजमेंट भी है, मैथ्स भी है, पब एड है, साइकोलॉजी है, PSIR है, फिजिक्स है। देर आर मेनी थिंग्स विच आर देयर। तो आप अपनी इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से ऑप्शनल पेपर का चुनाव कर सकते हैं, और जहां आपको लगता है दैट यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर, जहां आप प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी भाषा को सही तरीके से, अपने अपने कंटेंट को वहां अपनी भाषा से नियमबद्ध बना करके एक क्रमावली में प्रस्तुत कर सकते हैं इन अ वेरी पॉइंट एंड डिटेल्ड मैनर, यू शुड डू इट। और वही चीजें आपको करनी चाहिए जहां आपको लगता है कि आपका एफर्ट बेस्ट लगेगा, और आपका इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि आखिर पूरा का पूरा हमारा जो पेपर है मेंस का, वो था क्या। तो जैसा कि हमने बात किया, एक पेपर ए था और पेपर बी था। ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। इट मींस कि इसमें आपको मिनिमम ऑफ 75 मार्क्स लेकर के आना है, कितना? 300 में से। और अगर ये पेपर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं ना, तो आगे के पेपर्स का कोई मतलब रह नहीं जाता। इसके बाद आपका एक ऐसे पेपर है, उसके बाद GS1 है, देन GS2 है, देन GS3 है, देन GS4 है, और इसके बाद आपके पेपर 1 और पेपर 2 आते हैं, विच इज ऑफ योर ऑप्शनल पेपर, और वो हम देख चुके हैं। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा स्कीम रहा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, पर मेंस क्वालिफाइंग नहीं होता है। मेंस मेंस का भी एक कट ऑफ आता है कि दिस दिस इज द मिनिमम, ये न्यूनतम मार्क्स, न्यूनतम अंक आपको लेकर के आने ही हैं, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। पर हाँ, मेंस में ऐसी कोई क्वालिफाइंग की नेचर नहीं है कि आपको इतना लाना है तो आप आ जाएगा। आप मेंस में अपनी जी जान लगा दें। वो कहते हैं ना कि अगर एक बड़ी प्यारी कोट है, विच आई ऑलवेज ऑलवेज डू, दैट ईगो इज द फाउंटेन हेड ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। वन ऑफ माय फेवरेट फिलोसफर्स, आयन रैंड। इनका ये कहना था कि अगर ईगो अगर थोड़ा सा है, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ईगो कहाँ लेना है। अगर आप सीसेट के पेपर में ईगो लेंगे, इट विल गो अगेंस्ट यू। पर अगर मेंस के पेपर में थोड़ा ईगो लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, दैट आई विल डू द बेस्ट, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम वही कहने की बात कर रहे हैं कि व्हेन ईगो इज द फाउंटेन ऑफ द ह्यूमन प्रोग्रेस, व्हेन पेपर इज ऑफ means, तो ईगो इज द फाउंटेन हेड ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस बाय Ayn Rand. She was an individualist. He was a romantic philosopher. इनकी एक और भी बड़ी प्यारी कोट है। She used to say, to even to say I love you, you first have to know the meaning of I.
अगर आप कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कहने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं का तात्पर्य क्या है. So she has been very instrumental in my journey also. I think she has a greater role to play. This is something very highly philosophical. I do not deal with these things. Sometimes I do, sometimes I don't. तो हमने मेंस को समझ लिया है कि मेंस का सिलेबस क्या है, स्कीम समझा है. अब हम आते हैं सिलेबस को थोड़ा बहुत हम तोड़ने की कोशिश करते हैं. ओके, तो देखिए ये रहा जो हमारे पेपर GS1 का नाम है ना, वो है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी. इट मीन्स अगर हम एक दृष्टि में देखें तो ये कितने सब्जेक्ट दिखते हैं, इंडियन एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी. हो सकता है लगे भी. और ये क्या क्या कवर करेगा, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी से लेकर के अभी तक. उसके अलावा हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है, फ्रीडम स्ट्रगल, उनमें किनके किनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन आफ्टर 1947 हम पढ़ते हैं कि किन किन तरीकों से हमारे देश में जो विलय थे उनको एक जगह ला करके देश को एक समृद्ध, यूनाइटेड और इंटीग्रल बनाने की कोशिश करी गई, और कैसे सरदार पटेल की इसमें बहुत बड़ी और अहम भूमिका रही, नेहरू जी की भूमिका रही, वो चीजें हमें पढ़नी है. उसके अलावा हमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना है आफ्टर इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी. ओके, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ना है, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, देन कॉलोनाइजेशन. रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज से कहने का सिंपल मतलब इतना होता है कि जब औपनिवेशिक ताकतें अपना परचम लहरा रही थी कि भाई यहाँ हम कॉलोनीज बनाएंगे, तो उन्होंने कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया. ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा. तो जो देश जो रह रहा है, जिनका देश है, उन्हें ही पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर ये औपनिवेशिक ताकतें, द सो कॉल्ड व्हाइट सुप्रीमेसी, ये चीजें तय कर रही थी कि नेशंस का विड्रॉल क्या होगा. और ये नेशंस का विड्रॉल सिर्फ एक बार नहीं होगा. जब आजाद होंगे देश, उस समय भी नेशंस का विड्रॉवल होगा. जैसे जब देश, हमारा ही देश जब आजाद हुआ, तो दैट्स अ काइंड ऑफ विड्रॉल ओनली ना, क्योंकि हमारा देश दो भागों में बटा, एक बना भारत और एक बना पाकिस्तान. और अब एक और फिर रीड्रॉल होता है जब पाकिस्तान भी बढ़ता है 1970s के वॉर के बाद, तो एक पाकिस्तान बनता है और ईस्ट में हमारे बांग्लादेश बनता है. तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज रीड्रॉल ऑफ वर्ल्ड वॉर्स. उसके अलावा आपको वर्ल्ड वॉर्स भी पढ़ने हैं, दो विश्व युद्ध. देन डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक कम्युनिज्म, जिसमें आपके कार्ल मार्क्स आ जाएंगे. देन आपके कैपिटलिज्म, सोशलिज्म. तो ये सारी चीजें भी हमें पढ़नी होती है. देन सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. इसके लिए अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई सजेस्ट हमें क्या करना है. एंड देन रोल ऑफ women and women organizations, population and associated issues, poverty and development issues. These are standalone topics. आप अलग से भी नोट्स बना सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं. और लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. सी, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप डेली अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में एवरी डे कुछ ना कुछ आ रहा होता है. जैसे जब कोविड आया, तो कोविड के कारण डीग्लोबलाइजेशन हुआ. क्यों? क्योंकि बॉर्डर्स बंद हो गए. देन आपका ये सारी चीजें हुई. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीग्लोबलाइजेशन. उसके बाद आपको सोशल एम्पावरमेंट पढ़ना है, कम्युनलिज्म पढ़ना है. कम्युनिज्म, इसको ना डू नॉट कंफ्यूज इट विद कम्युनिज्म. These are philosophies that you have to read. Then you have regionalism. जैसे एक पर्टिकुलर संप्रदाय के लोग अपने आप में ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं रादर देन बीइंग कनेक्टेड टू दी अदर प्रदेश. जैसे सपोज करिए ये इंडिया है, तो इंडिया भी अगर मल्टीपल राज्यों और भागों में है, तो एक एक राज्य का आदमी दूसरे राज्य से थोड़ा कम कनेक्टेड फील करेगा. बट अगर हम ग्लोब पे बात करें तो ये पूरा का पूरा इंडिया, नो मैटर द इंडियन इज वेयर फ्रॉम, वेयर ही बिलोंग्स टू, अगर वो बाहर के पटल पे जाता है तो विश्व में वो इंडियन को ही कनेक्ट करेगा. तो ये चीजें कहने की जरूरत थी. और लास्ट में सेक्युलरिज्म, विच इज वन ऑफ द ग्लोरियस वाटर शेड मोमेंट्स इन दी इंडियन हिस्ट्री. और उसके बाद हमारा फिजिकल ज्योग्राफी आ जाता है. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड. नेचुरल रिसोर्सेज हम अलग से डील करेंगे उसमें, और बताऊंगा भी कि कैसे करना है. एंड लास्टली जियो फिजिकल फेनोमेना विच हैपेंस ऑन दी अर्थ और इन दी एटमॉस्फेयर. जैसे हमारा अर्थक्वेक हो गया, आपका सुनामी हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, साइक्लोन, जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ इम्पैक्ट करती हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि ओके, दिस दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी. तो ये हमने डिकोड कर लिया पूरा का पूरा GS1. अब इनको जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई मेजर मेजर टॉपिक्स करने के लिए हमें जरूरत क्या है, बुक लिस्ट क्या है. तो बुक लिस्ट बहुत क्लियर है कि आपको, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के लिए तीन चार किताबें आपको बहुत जरूरी हैं. पहली तो हो गई आपकी आर एस शर्मा. पहली तो हो गई आपकी आर एस शर्मा, जो कि आपकी एंशियंट को खत्म करेगा.
पिछला जब मैंने सेशन लिया था अभी, जब हमने लेक्चर 1 करा था, तो मैंने गलती से एंशिएंट को हिंदी में जब हमने कन्वर्ट करा तो वो हमने आधुनिक बोल दिया था। तो एंशिएंट, एंड थैंक यू, वन ऑफ माय डियर फ्रेंड्स हैव करेक्टेड मी आल्सो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये एंशिएंट के लिए जाएगा और ये होता है आपका प्राचीन भारत। ओके, आई हैव करेक्टेड माय मिस्टेक। एंड सेकंड जो है वो आपकी सतीश चंद्रा की बुक है, जो कि आपको मिडिवल के लिए करनी है। और जो तीसरी बुक है वो है आपकी बिपिन चंद्रा। ओके, तो बिपिन चंद्रा आपकी मॉडर्न को हो जाएगी, विच इज नोन एज आधुनिक भारत। और ये हो गया आपका मिडिवल भारत। इसके अलावा इनके अलावा भी एक बुक पढ़नी है, वो है स्पेक्ट्रम। सी, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि स्पेक्ट्रम में तो फैक्ट्स है, बिल्कुल फैक्ट्स है। और उन्हीं फैक्ट्स से तो आपका पूरा का पूरा मेंस चलेगा। मैं इनफैक्ट आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो अपनी नोट्स बनाई थी उनका कितना फायदा मिलता है। ये रहा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आ जाते हैं हम मॉडर्न इंडिया में भी स्पेशली माई नोट्स जहाँ पे मैंने रिवीजन करा है। ये देखिए, अब ये चीजें अगर हम लिख लेते हैं तो ये चीजें किसको हेल्प करेंगी? हमें ही तो हेल्प करेंगी ना। जैसे सपोज करिए कि एक टॉपिक है एजुकेशन डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया। तो सबसे पहले तो 60 इयर्स तक कभी ईआईसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो ये आपके नोट्स होने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ कुछ एक्ट आए, फिर ओरिएंटल वर्सेस एंजेलिस्ट की आप पढ़ते हो, उसके बाद मकॉले मिनट्स होता है 1835 का। देन थॉमसन एफर्ट्स थे। थॉमसन इज द सेम गाई जो कि जिनके नाम पर हमारे कॉलेज का नाम पड़ा है। एक्चुअली ये थॉमसन नहीं है, ये थॉमसन है। इनका नाम है जेम्स थॉमसन। सो ये जो चीजें हैं ये हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम जो पढ़ रहे हैं उनको हमें कनेक्टिंग द डॉट्स तो करना पड़ेगा। देन वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स डिस्पैच के कुछ कुछ काम आते हैं। देन 1858 के बाद से क्या क्या हुआ, तो हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, फिर रेले कमीशन आया था, फिर बड़ौदा स्टेट ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था क्योंकि उस समय हमारी पूरी रियासतें वगैरह हुआ करती थी। देन सैडलर कमीशन केम। देन 1919 का मॉन्टफोर्ड, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। देन हार्टॉग कमिटी केम। देन सार्जेंट प्लान केम, जिसने एकेडमिक और टेक्निकल और उन दोनों के बीच में एक अलग अलग समावेशी बनाने के लिए दोनों को अलग किया, बट एट द सेम टाइम इंटीग्रल किया। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी? लोग कहते हैं मैंने कहाँ से बनाया? अरे मैंने मैंने पूरी की पूरी चीजें मैंने वहीं से बनाई। क्या? स्पेक्ट्रम से। तो स्पेक्ट्रम इज इंपॉर्टेंट। और ये पूरी की पूरी नोट्स ने, ये पूरी की पूरी नोट्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। मैंने तैयारी कॉमन करी है। जैसे देखिए, जैसे गांधी इन इंडिया एंड एनसीएम 1920, ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, हम देखिए खुल गया। जब जब गांधी का उदय जब हम पढ़ते हैं तो एंड्स वोंट जस्टिफाई द मीन्स, ये वो उनका कहने का तरीका था। गांधी जी 20 साल का इतिहास रहा है उनका साउथ अफ्रीका में रहे। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये पूरा का पूरा मेरा जो नोट्स था ये प्री के लिए भी सफिशिएंट था और मेंस के लिए भी मेरे लिए सफिशिएंट बना। तो ये स्पेक्ट्रम हो गया। तो हमारा जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो डील हो गया। अब हम आते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के लिए। तो इंडियन हेरिटेज और कल्चर के लिए कोई बुक नहीं है एक्स्ट्रा। मैंने पहले भी कहा है कि जो प्रतीक सर की बुक है, प्रतीक नायक की जो पीडीएफ है, बुक नहीं है, प्रतीक नायक की पीडीएफ इज गुड टू गो। दिस इज मोर देन इनफ। मैंने इसके भी नोट्स बनाए हैं एंड आई विल शो देम आल्सो। क्योंकि क्योंकि अगर अगर मैं कहूं, इफ आई डू नॉट वॉक द टॉक दिस वुड बी मिथ। तो ये देखिए, ये रहा मेरा पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने कहा ना कि मैंने पूरे के पूरे उनके पीडीएफ से भी नोट्स बना लिए थे। जैसे जब केव आर्किटेक्चर की बात होती है, देखिए यही रहा वो पीडीएफ का पार्ट जो मैंने कॉपी कर करके पूरा का वहां से कट एंड पेस्ट करके अपने हिसाब से बना लिया ना। आई ऑलवेज से इट, भारत का संविधान भी कहता है कि बच्चे को जिस भाषा में समझ आती है उस भाषा में उनको पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है, मुझे जो भाषा सबसे प्यारी लगती थी मैंने उसमें कर लिया। अब जैसे देखिए, मेरी आदत थी कि मैं थोड़ा बहुत इंटरेक्टिव बनाता था। तो ये उत्तर पथ का सीन है, ये वाला पार्ट उत्तर पथ है, ये फिर दक्षिण पथ है। तो ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और उन चीजों को आप यहाँ पे फिर ऐड कर सकते हैं। ओके, और ये चीजें चलती रहती हैं। देन हम केव आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, महाजनपदाज, मौर्यन, सबके समय में क्या क्या हुआ है, और ये सारी चीजें हमारी चलती रहेंगी। और इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा नोट्स, ये देखिए पूरा पूरा नोट्स बनाया है पूरा। ये ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ कह दूं कि मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा वहां से नहीं पढ़ा। मुझे जहां से जो चीजें अच्छी लगी मैंने पढ़ ली। जैसे हिस्ट्री ऑफ पिलर, एक खम्ब बाबा करके एक पिलर हुआ करता है इधर, हिलियोडोरस का शायद उसको पिलर भी कहते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कहाँ गया? हाँ, ये रहा देखिए। ये इनके नाम पर हिलियोडोरस, एक ग्रीक इनहेबिटेंट थे। वो मध्य प्रदेश के विदिशा में आए थे, उन्होंने ये पिलर बनाया था। ये वैष्णो पिलर के तौर पर है। तो मैंने ये किया है और आपको ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि दिस इज हाउ द थिंग्स आर। और अगर आप एक एफर्ट्स एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, सब सब करना पड़ता है। जैसे देखिए, जब आप बुद्धिज्म में देर आर सर्टेन मुद्राज जो कि आपको पढ़नी होती है, तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, कहीं से एक इमेज निकाली और वहां से वो कर लिया। सो दिस इज हाउ यू ऑल्सो हैव टू डू। और इस तरीके से हमारा ये भी खत्म होता है। ज्योग्राफी के लिए
मैं बस एक ही चीज कहता हूं कि ज्योग्राफी के लिए आपको 11th-12th की बुक पढ़नी है, और देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, उनके आपको नोट्स बना लेने हैं। जैसे ये वाला टॉपिक, ये हमेशा करंट अफेयर्स में रहेगा, नॉट इन इंडिया बट एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। सुनामी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इम्पैक्ट आते रहते हैं। अर्थक्वेक अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में झटके महसूस हुए थे। वोल्केनिक एक्टिविटी, यू गो अक्रॉस द रिंग ऑफ फायर वाला एरिया एंड यू विल हैव द एंटायर थिंग। आपको करना क्या है कि कुछ नहीं करना है। इस पार्ट के लिए आपको सिंपली बैठ करके ना मीनिंग और डेफिनिशन देख लेना है, इसका इम्पैक्ट देख लेना है, और प्रिपेयर्डनेस देखनी है, और इसके रीजंस देखने हैं। दैट्स ऑल। 10 से 12 पेजेस में आप पूरी की पूरी चीजें निपटा दोगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। अ, समय की कमी के चलते मैं यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर फिर भी मैं चलिए एक बार कोशिश कर लेता हूँ। ज्योग्राफी, 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 फिजिकल ज्योग्राफी, इधर ही कहीं हमारे नोट्स में थे। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जैसे चलिए मैं आपको एक फिजिकल ज्योग्राफी का एक सिंपल सा आपको एक नोट्स दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा मेरा रिवर्स, मैंने पूरी की पूरी रिवर्स ना एक बार में पढ़ के खत्म कर ली। जैसे ये पूरा का पूरा हमारा पंचप्रयाग है, ये रहा हमारा गोमुख, ये रहा हमारा गोमुख, ये रहा हमारा केदारनाथ, ये रहा हमारा बद्रीनाथ, और इधर रहा हमारा बंदरपूछ। बंदरपूछ इज नथिंग बट हनुमान जी की पूंछ जो थी वो वहां तक पहुंच गई थी बैठने के बाद उस चोटी तक, वहां से यमुनोत्री ग्लेशियर निकलता है। और ऐसे करके मैंने पूरा का पूरा मैप पे ही, एक मैप पे पूरा का पूरा पढ़ के खत्म कर दिया है। सेम गोज फॉर अदर्स ऑल्सो। जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे जो प्लेटूज है वो पढ़ा है, यहाँ पर पूरे के पूरे पासेस पढ़े हुए हैं। देन आई हैव एंटायर माउंटेन सिस्टम, घाट्स एंड प्लेन्स इन वन गो। हाँ, थोड़ा आपको घौच-पौच लग रहा होगा बट टू मी इट वाज़ द बेस्ट थिंग। जैसे ये कोस्ट के पूरे फीचर्स हैं, पूरे के पूरे फीचर्स, किस राज्य में कितना परसेंट है, किस राज्य में नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें, उनकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स को अ, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी कहा जाता है इस एरिया में। इस एरिया में इसको सह्याद्री भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी पड़ती हैं, और अगर ऐसे आप पढ़ोगे, जैसे मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आपकी पढ़ाई को आसान बना सकती हैं, आप वो कर लीजिए। तो इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट था, ये जो हम अभी कर रहे थे, तो हमारा ये पार्ट, ज्योग्राफी वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। बस एक मिनरल्स का टॉपिक रह जाता है, तो मिनरल के टॉपिक्स के लिए एक 2020 बैच के एक टॉपर थे शायद। 2020 बैच के टॉपर थे, 2021 और 2021 के बैच के एक टॉपर थे। वो ऋषिकेश या समथिंग था। ये मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इस टॉपिक की। ये टॉपिक उन्होंने बहुत प्यार से अपने पेजेस में पीडीएफ में बना के दिया था। इफ यू सर्च ऑन टेलीग्राम यू विल फाइंड इट। आई थिंक ऋषिकेश या ऋषिकेश, लेट मी चेक, अगर मेरे पास होता है तो मैं दिखा देता हूँ। ज्योग्राफी, हाँ, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री लोकेशन। मुझे इनका नाम नहीं पता, पर दिस इज द पीडीएफ। मिनरल्स एंड इंडस्ट्री लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने बहुत ही प्यारा बनाया है, एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि एनीथिंग विच इज बेटर इन द मार्केट, डू नॉट उस पे बैठ करके अब दिमाग नहीं लगाना है, उसको पढ़िए और उसको खत्म करिए। अगर आपको लगता है कि इसके भी नोट्स बना लेने हैं, वो भी कर लीजिए। मैंने तो इसके भी नोट्स शायद बना दिए थे। ये रहा क्रॉप्स एंड मिनरल्स, ये देखिए। मैंने सारे के सारे, मैंने कहा ना कि लोगों को वैसे पढ़ने की आदत होती है, मुझे मैप्स पढ़ने की आदत थी। ये देखिए आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट, कॉपर, पूरा का पूरा पढ़ के मैंने खत्म किया है, ठीक है। और अगर इसके अलावा जो लास्ट में आपको बच जाता है वो है आपका सोसाइटी। सोसाइटी इज नथिंग बट योर हिस्ट्री पार्ट। आप हिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपकी सोसाइटी खत्म है। इस पे हम अलग से जब हम GS1 को डील करेंगे यहाँ पे कर लेंगे। मैप्स के लिए हैंड्स डाउन सुदर्शन गुज्जर सर की क्लासेस, आप सुदर्शन सर की क्लासेस, सुदर्शन गुज्जर करके एक एजुकेटर हैं, उन्होंने पूरा का पूरा यूट्यूब पे अपलोड करा हुआ है, आप जा करके वहां से पढ़ लीजिए। एंड दिस इज हाउ आर GS1 इज फिनिश्ड। नाउ कमिंग टू GS2। GS2 में आपके जो सेवरल टॉपिक्स हैं वो हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, आपको जो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का पार्ट है ना, इसके लिए तो हमारा लक्ष्मीकांत इज गुड टू गो। इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं, दैट इज मोर देन इनफ। जैसे ये रही मेरी पॉलिटी की कॉपी। जैसे देखिए जो चीजें मुझे जरूरी लगती थी, जैसे ये लैंडमार्क जजमेंट थे, मैंने अलग से रख लिया यार। जरूरत क्या है, ये सुना है इसके नोट्स से, सुना है इसके हर चीज तो अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो अच्छी है, मैं हमेशा कहता हूँ जो चीजें अच्छी हैं उसको पिक कर लो। हर इंसान में पूरी तरीके से बुराई नहीं हो सकती। जैसे ये देखिए, ये मैंने अपने जो नोट्स हैं वो मैंने बनाए, और ये नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि मुझे मुझे एटलीस्ट कभी कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे ये रहा पार्लियामेंट का चैप्टर। तो पार्लियामेंट का चैप्टर देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मैं जब पढ़ता हूँ पार्लियामेंट तो मुझे अचानक से सिर्फ 3 चीजें दिखती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेसिडेंट दिखता है, राज्यसभा दिखता है, लोकसभा दिखता है। उसके बाद मैं पूरा का पूरा उसको दिमाग से उसको एक माइंड मैप बना करके खत्म करता हूँ। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू ऑल्सो गो। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें आपकी फायदेमंद रहेंगी।
तो आपके पहले 3 के लिए तो ये मोर देन इनफ है। जब आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे, तो सोशल जस्टिस के लिए क्या होता है कि या तो आप बुकलेट्स को फॉलो कर लीजिए, किसी बुकलेट को फॉलो कर लीजिए, किसी भी बुकलेट को। देयर आर एम्पल नंबर ऑफ, अभी मार्केट, यू आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स कोचिंग वालों के लिए, तो कोचिंग वालों के प्रोडक्ट को आप यूज करिए ना, आपके लिए भी तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। और फिर भी मैं आपको सोशल जस्टिस दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, मैंने 40-45 पेजेस में पूरा का पूरा सोशल जस्टिस निपटा दिया था। और ये चीजें डायरेक्टली, जैसे टॉपिक वाइज पॉवर्टी एंड हंगर, पूरा का पूरा डेटा वाइज मैंने लिख के रखा हुआ है और उनको लिंक करा है। और देखिए, यू कैन सी आई हैव नॉट गॉन इनटू मेकिंग पैराग्राफ्स। if you are good at conversation, if you are good with your words, if you can frame sentences meaningfully, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके वाक्यों में, आपके शब्दों में वो भाव होने चाहिए। अगर आप मीनिंग को सही से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर कि फिर आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज, मैं हमेशा कहता हूं पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाइए। इलेबोरेशन आपके हाथ में है। जैसे यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है, तो मैंने कहा ना, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी के लिए क्या होगा, पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, जिसकी वजह से लो स्किल अक्वायर होगा, लो लेबर प्रोडक्टिविटी होगी, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, और अगर इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन कम होगा तो ये लो जीडीपी होगी। लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं, ये इकोनॉमिक एंगल को सिर्फ डील कर रहा है। दिस इज ओनली डीलिंग विद द इकोनॉमिक एंगल, इसीलिए आई हैव टू गो इनटू सोशल एंगल ऑल्सो। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट दी इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, बट इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू योर सोसाइटी ऑल्सो। तो फूड इनसिक्योरिटी की वजह से मैल न्यूट्रिशन होगा, उसकी वजह से इम्यूनिटी सप्रेस होगी, आपका डिजीज बर्डन बढ़ जाएगा। डिजीज बर्डन बढ़ेगा तो आपकी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी, और अगर आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाती है। तो ये सारी चीजें लिंक करनी पड़ेंगी। अगर आप लिंक करेंगे तो आपको फायदा होगा। ऐसे करके पूरा का पूरा मैंने ये पोर्शन भी मैंने खत्म करा है। सो बुकलेट किसी भी बुकलेट को उठा लीजिए, बीट विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल आता है, यू कैन गो फॉर इनसाइट्स का भी आता है। इसके अलावा आपके सिविल्स डेली के भी मटेरियल हैं, इसके अलावा ओनली आईएएस का भी मटेरियल है, जो कि अब पीडब्ल्यू हो चुका है। पूरा नाम लेना चाहिए यार, पता नहीं कब कौन क्लेम कर दे। और इस तरीके से आपका सोशल जस्टिस भी खत्म हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी। आप टॉपिक्स को चलिए यहाँ से देख लेते हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स आपको पॉलिटी की पहली चैप्टर मिल जाती है, खत्म खत्म। एवोल्यूशन भी दिया हुआ है, फीचर दिया हुआ है, अमेंडमेंट आपको पूरा का पूरा 368 में पढ़ना है। सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन 1973 में केशवानंद भारती केस आप पढ़ लीजिए। इस तरीके से खत्म। फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, पूरा का पूरा पार्लियामेंट चैप्टर को खत्म करिए, प्लस स्टेट लेजिस्लेचर को, ये खत्म। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन एंड डिस्प्यूट मैकेनिज्म, सबको पता है, अगर अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई है तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ये सारी चीजें तो मतलब कि आपको करनी पड़ेंगी। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, ये पार्ट जो है ना, दूसरे देशों के संविधानों के जो साथ हमारा जो रिलेशन है हमारे संविधान का, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अलग से किसी भी बुकलेट को उठा लीजिए। मैंने बोला ना, वैल्यू एडेड मटेरियल बहुत सारे कोचिंग वालों के अपडेटेड होंगे, आप वहां से पढ़ लेंगे। देन वी हैव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव वाले केस में आप पूरा का पूरा पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, देन वीपी पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेता हूं मैं। जब आप एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आ जाएगा ये बताइए। आपका पूरा का पूरा प्रेसिडेंट वाला पार्ट आ जाएगा, आपका वीपी आ जाएंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर जी आ जाएंगे, उसके बाद हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा, देन सर्टेन अदर टॉपिक्स। जब हम जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी के लिए आपको क्या करना है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हायरार्किकल है। तो सबसे ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमारे स्टेट्स में हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ कोर्ट्स विच आर देयर थ्रू स्टैट्यूट्स और इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको पढ़ के खत्म कर लेना है। जैसे ग्राम न्यायालय होता है, नालसा के थ्रू कुछ बने हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, देन पॉक्सो हो गया। तो ये सारे कोर्ट्स जो हैं, ये सारी चीजें कैसे होंगी, हम यहाँ जुडिशरी में जाके पढ़ लेंगे। और इसके लिए भी मैंने क्या कर रखा है, पॉलिटी में मैं आपको जैसा बता दूं, ये रहा हमारा पूरा का पूरा जुडिशरी सेक्शन। और ये मैं डील कर रहा था अभी, जो मैंने बोला ना कि ये पार्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, आपका हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, ग्राम न्यायालय हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हो गया। कुछ कुछ चीजें जो है वो हमारी स्टैट्यूट्स के थ्रू बनी है, एक्ट के थ्रू बनी है। और इस तरीके से हमारा खत्म। सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, लक्ष्मीकांत की बुक में सबसे पीछे आप देखेंगे पूरा का पूरा सेक्शन वाइज दिया हुआ है। यहाँ से हर चीज याद नहीं करनी है, पर जो करंट अफेयर्स में है, जो करंट न्यूज में है, वो थोड़ा देख लेना। क्लियर है। इलेक्शन वगैरह आते हैं तो उस तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये रहा वाला पार्ट, एंड देन एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ये सारा का सारा कुछ नहीं है, ये नीचे भी वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे डिस्कस्ड है।
एंड द लास्ट पार्ट इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस। यहां पर हैंड्स डाउन मैं एक बहुत बहुत ही क्लियर कट बात बताने जा रहा हूं। यू डोंट हैव टू फॉलो एनी बुक। किसी बुक की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने फॉलो नहीं करा। मैंने एक बहुत ही फेमस किताब खरीदी थी, इतने वाहियात तरीके से वो किताब लिखी हुई है, यू माइट हैव गेस द नेम ऑल्सो। सर आई एम रियली सॉरी, बहुत ही वाहियात तरीके से वो किताब लिखी हुई है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। वॉट यू हैव टू डू, तो सर क्या करें, सर क्या करें फिर? तो बहुत ही सिंपल तरीका है यार, आप करंट अफेयर्स पढ़िए और काम खत्म। क्यों कह रहा हूं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए? क्योंकि आप मेंस का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलता है, वो आपको करंट अफेयर्स से ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे श्रीलंकन क्राइसिस हमारे समय में 2022 में आया था, वो श्रीलंकन क्राइसिस वहां से पढ़ना था। I2U2 न्यूज में आया था, इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई का एक पैक्ट बना था, जिसको हम सेकंड क्वाड कहते हैं या वेस्ट क्वाड कहते हैं। क्वाड जो है वो पैसिफिक ओशन के कुछ कुछ देशों का एक कॉमन ग्रुपिंग है, जो कि पैसिफिक सिर्फ ओशन नहीं है, इंडिया है उसमें, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। तो उसी बेसिस पे I2U2 बना था। अब I2U2 पे जब क्वेश्चन पूछा गया, उस समय कोई किताब अपडेट ही नहीं थी, तो मैं कैसे कह दूं कि आपको कोई किताब पढ़नी है? तो आप प्लीज करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस रहेंगे, विच इज नथिंग बट योर डायनेमिक पार्ट, डायनेमिक। और ये चीज सिर्फ मैं वाउच नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे वो भी आपको यही कहेंगे। और इस तरीके से हमारा जो GS2 पेपर है, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होता है, ये सबसे प्यारा पेपर है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होता है, यहाँ पे आप वंडर्स कर सकते हैं। लास्ट इज योर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, इसके लिए आपको शंकर IAS से ऊपर जाना ही नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किसी भी बुकलेट में 4 पेज पढ़ लीजिए, काम खत्म। 4 पेजेस मोर देन एनफ। इसमें आपको प्रिपेयर्डनेस मिल जाएगा, मीनिंग मिल जाएगा, प्रिवेंशन मिल जाएगा, कॉजन मिल जाएगा, कैसे मैनेज करना है, वो खत्म। तो मैंने यहाँ पर ना बहुत ही जल्दी से डील कर लिया है, क्योंकि हमें सिलेबस सिर्फ समझना है, तो मैं जल्दी से इसको खत्म करूंगा। एक शंकर IAS और ये सिक्योरिटी वाले पार्ट के लिए आप शून्य IAS की बुकलेट को उठाइए। दिस आई कैन से फॉर श्योर। शून्य IAS की जो बुकलेट है, उसमें सिक्योरिटी में उन्होंने बहुत प्यार से डील किया है, स्पेशली दीज चैप्टर्स, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जब हम एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया नक्सलिज्म, जिसके कारण हमारे देश में रेड कॉरिडोर्स भी बनते हैं। उसके बाद आपके नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, जैसे कि मुजाहिदीन हो गया, या फिर बॉम्बर्स होते हैं, वो आके देश में बॉम्ब करके जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म इज नथिंग बट टू एक्सट्रीम डेडिकेशन यू आर पॉइंटिंग और यू आर होल्डिंग टू योर व्यूज विच आर डेट्रीमेंटल टू द सोसाइटी। सो वो चीजों से बचने के लिए हमारे देश में क्या क्या तरीके हैं वो। और ये वाला जो पार्ट है, ये सिक्योरिटी का, आपको अगेन यू हैव टू गो थ्रू सम बुकलेट, क्योंकि किसी एक एक बुक ने कभी किया ही नहीं है। तो या तो आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल देख लीजिए, या तो शून्य को देख लीजिए। दीज आर गुड टू गो। यहाँ पे शून्य को मैं प्रेज करूंगा, क्योंकि दिस इज वेयर ओनली द शून्य इज गुड। शून्य इज गुड इन करंट अफेयर्स ऑल्सो, बट ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स और दोज एस्पिरेंट्स दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर बेसिक्स। अगर आपने अपनी बेसिक्स कंप्लीट नहीं करी है, प्लीज हैंड्स डाउन मत, बिल्कुल मत पढ़िएगा। दिमाग खराब हो जाएगा, सर दर्द करने लगेगा शून्य पढ़ के आपको। तो वो चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लास 11th की बुक पढ़िए, एनसीईआरटी डन। गवर्नमेंट बजटिंग, आपको मुरनाल की, आप जब बजट पढ़ेंगे, उन्होंने 6 पिलर्स पढ़ाते हैं, आप बजट पढ़िए। सी समथिंग विच इज गुड, उसको हमेशा प्रेज करना चाहिए, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो चीजें सही हैं आई विल प्रेज इट, जो चीजें गलत है आई विल बैश इट अनअसेम्बली। बिना किसी शर्म के मैं उसको बैश करूंगा, क्योंकि वो बनता है। मैं एक जन सेवक हूं, मैं गलत नहीं बोल सकता हूं। दो आई एम एन ऑफिसर ट्रेनी राइट नाउ, पर आज नहीं तो कल मुझे पदभार लेना है, और उसके तरीके से मुझे इंश्योर करना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बताई गई हैं, मैं उनका वहन कर सकूं। तो मुझे लगता है कि इस मामले में गवर्नमेंट बजटिंग के लिए आप मुन्नाल पटेल की जो लेक्चर्स हैं, हैंड्स डाउन आप पढ़िए, बेस्ट है। मेजर क्रॉप्स एंड पैटर्न्स, मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर में ये आप ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी पढ़ के खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा एक पार्ट है, मैं देखता हूं कहाँ है, क्रॉप्स एंड मिनरल्स। ये देखिए, ये पूरा का पूरा, मैंने बोला ना कि मैंने पूरा का पूरा एक तरीके से मैंने खत्म किया था। कहाँ गया हमारा क्रॉप्स? ये देखिए, जो चीजें अच्छी हैं उसको आप रखिए, जो चीजें खराब हैं उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। आ जाइए सर, कहाँ गया हम? ये देखिए, दिस इज दैट्स ऑल क्रॉप्स, दिस इज ऑल क्रॉप्स, खारिफ, राबी एंड जैद।
मैंने इस तरीके से किया था और उसको खत्म किया। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि कुछ चीज़ें न्यूज़ में होती हैं। जैसे हमारे समय में पाम ऑयल वाज़ इन न्यूज़, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग जिसमें आपको मेजर फूड पार्क्स, मेगा फूड पार्क्स ये सब बन रहे हैं सरकार के, वो बनना है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, अगेन यू कैन गो टू मोनाल नोट्स और यू कैन गो टू सिंपली यू कैन गो टू रमेश सिंह। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन अगेन दैट। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल 2 से 3 पेजेस में आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको पढ़ना है। या तो किसी भी यूट्यूबर को जाकर के पढ़ लीजिए, दोज हु आर टीचिंग इट। घटिया पढ़ाए बढ़िया पढ़ाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप नोट्स बनाइए, उन पे इंप्रूव करते रहिए। अल्टीमेटली इट इज यू हु हैव टू गिव द एग्जामिनेशन। और लास्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी डील कर दिया है। इन्वायरमेंटल वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी डील कर दिया है। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट विच इज योर साइंस एंड टेक। अब हम साइंस एंड टेक को डील करेंगे। साइंस एंड टेक के लिए मैंने हैंड्स डाउन अप्रोच कहा है। देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि करंट होता है, जैसे स्पेस। जैसे हमारे समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भाई किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप अगर करंट को पढ़ रहे हैं, दिस इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आप बहुत क्लियर कट यूपीएससी के उनको पढ़िए जो उनका मैंडेट है। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी चीज है, पुरानी नहीं बात कर रहे हैं। बायोटेक एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, आप यहाँ पर बहुत क्लियर कट सिलेबस को डिकोड करना सीखिए। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी। 4G क्या है, 5G क्या है, स्पेस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अभी रिसेंटली इंडिया ने मून मिशन भेजा है, एंड वी हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग विद द वुमेन फ्रॉम द इसरो। अभी हमारे यहाँ टेसी थॉमस मैम आई हुई थी। ओके, तो ये चीजें आपको मतलब कि ये चीजें ऐसी हैं कि आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ अभी टेसी थॉमस मैम आई हुई थी, उसके अलावा उनके साथ भी 2 मैम और थी। तो आपको ये देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज करेंट एंड व्हाट इज नॉट। ओके, और ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे बायोटेक में अभी रिसेंटली कोई नया डेवलपमेंट हो रहा होगा, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा GS3 भी खत्म होता है। एंड नाउ लास्टली कमिंग टू द GS4। सी, इसके लिए कोई बुक नहीं सजेस्ट कर सकता हूं मैं, बुक सजेस्ट करूंगा ही नहीं। यहाँ पे मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूं दैट आई विल कम अप विद अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑल्सो। और मैं पूरी की पूरी अपनी नोट्स भी शेयर करूंगा। मुझे देखना पड़ेगा मेरा नोट्स कहाँ है, क्योंकि आई एम अनेबल फाइंडिंग इट। मैं इनफैक्ट मुझे जहां तक याद है मैंने शायद अपने टेलीग्राम पे सेव करके रखा था, पर अभी वो चीजें मुझे मिल नहीं रही हैं। बट स्टिल आई चेक इट। मैं रियल टाइम में अभी चेक भी कर लेता हूँ कि वो है कि नहीं है, पर शायद हाँ है। आई डेफिनेटली बी अपलोडिंग माई नोट्स फॉर श्योर। ये रहे वो नोट्स। ठीक है, मैं ये नोट्स बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको चीजें आसानी से मिल जाएं। और मैंने इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक को पकड़ा और उसको विकीपीडिया और गूगल सर्च किया। गूगल सर्च एंड विकीपीडिया। इसीलिए मैं यहाँ पे कोई बुक सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ चैलेंज ये था कि मैंने जब बुक्स पढ़नी शुरू करी, जैसे एक लेक्सिकन की बुक आती है, आई डिड नॉट फाइंड इट बेटर फॉर मी। मुझे समझ नहीं आया। अब शायद मेरी गलती है, मेरी कमी है, मेरी समझदारी कम रही है कि मैं इतने प्यारे बुक को नहीं समझ पाया होऊंगा। पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने से करूंगा तो थिंग्स विल बी बेटर, और इसका मुझे इम्पैक्ट मिला। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। GS4 का जब मैंने फर्स्ट पेपर लिखा था, एक ही पेपर लिखा था और एक दूसरा पेपर लिखा था। वन वॉज विद द सिविल्स डेली, सेकेंड वॉज ऑन फोरम IAS। जब मैंने सिविल्स डेली को टेस्ट लिखा था, ये 48 मार्क्स आए थे मेरे। एंड आई एम नॉट किडिंग, मैं किड नहीं करता हूँ। मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, मैं निकालता हूँ मैं अपना, मैंने कहाँ रखा था, आई जस्ट चेक। शायद होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा ना, आई आई वॉक द टॉक। मुझे वो फर्जी पना करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं अभी इनबॉक्स में। मैंने टेस्ट इधर ही कहीं लिखा होगा, तो इधर ही कहीं होना चाहिए।
यार मिल नहीं रहा है अभी, क्या हो गया भाई आपको? इधर कहीं है क्या? ओके, आई सिंपली सर्च फॉर द नेम। ओके, हाँ, आई गॉट इट। आई हैव गॉट 48 मार्क्स। द डे मैंने कहा ना, मैं बकवास मुझे पसंद नहीं है। आई वॉक द टॉक, जो मैं कहता हूँ वो कुछ भी फर्जी नहीं होता। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब अपने हिसाब से काम करना शुरू किया, एज आई टोल्ड यू ना, कि मैंने जब इस पे अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करा, और मेरा जो ये ये 48 रिमेंड विथ मी, क्योंकि ये 48 रैंक हो गया, और मेरे GS4 के जो स्कोर थे वो 133 थे। तो मैं इस पे एक पूरी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि इस पे मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसके पीछे रीजन है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स अराउंड द वर्ल्ड, अब इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, क्योंकि फिलोसफी एज अ मेरा सब्जेक्ट था। मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मेरे पास ये पूरा का पूरा टॉपिक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। सो रादर देन आपको सजेस्ट कर दूं मैं कोई भी बुक विच आई हैव नॉट गॉन थ्रू, आई कैन नॉट डू दैट। एंड लास्ट ये वाला पार्ट, ये मैंने शून्य आईएएस की शून्य आईएएस की जो सॉल्व थी ना बुक्स, मैंने उनको रेफर करा था। ये नहीं कह रहा हूं बेस्ट है, आप देख सकते हैं और यहां से उन पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, मैंने डील कर दिया है, विच इज योर GS1 पेपर, GS2 पेपर, GS3 पेपर। GS4 पे देर वुड बी अ सेपरेट स्ट्रैटेजी। मैं बस डील कर देता हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है एथिक्स में। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं इन सर्टेन केसेस व्हेन सम स्टिमुलाई हिट्स अस। तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल एंड पॉलिटिकल थिंकर्स, ये दो पार्ट पूरा का पूरा पॉलिटी है, प्लस फिलोसफी एस्पेक्ट, एंड लास्ट केस स्टडीज। बस यही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब आते हैं ऐसे। ऐसे के लिए यू जस्ट हैव टू डू टू थिंग्स। वन इज अपने GS पेपर्स पे कमांड, क्योंकि कंटेंट यहीं से आता है, एंड मैं हमेशा कहता हूं कंटेंट इज द किंग। इट इज द किंग। और दूसरा थिंग है प्रैक्टिस, पर रोज नहीं। टेक सम टाइम, 10-15 डेज में 1 ऐसे, एंड डू इवेलुएट। आप टॉपर्स की कॉपीज भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक टॉपर पे मत स्टिक करिएगा, मल्टीपल टॉपर्स की कॉपीज देखिए, एंड राइट इट। इसका कोई तरीका नहीं है, ऐसे का कोई पेपर नहीं है मिनिमाइज सजेस्ट की दृष्टि की ले लो भाई, कोई मतलब नहीं है, बकवास होता है सब, ठीक है। ब्लंटली बता रहा हूँ, दृष्टि आईएएस की जो ऐसे की बुकलेट होती है, बकवास होती है। तो रादर देन डिपेंडिंग अपॉन अ बुक, वो कहते हैं ना कि अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए, अपने अंदर के हनुमान को पहचानिए। आपने GS1 खत्म किया, 2 खत्म किया, 3 खत्म किया, 4 खत्म किया, क्या इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में जो इंटरलिंकेजेस है उसको आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर माय फ्रेंड्स देयर इज अ चैलेंज। और आप वो जब कर पाएंगे, दिस वुड बी द बेस्ट थिंग। नाउ द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू ऐसे के लिए, आई इंश्योर कि मैं आने वाले समय में, आई एम नॉट कमिटिंग इट राइट नाउ, पर आने वाले समय में इट मे हैपन कि मैं 2-3 ऐसे आपके चेक कर लूं कहीं के, सो दैट आई कैन गिव सम रीडिंग्स और सम एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा, मैंने एडिशनल रीडिंग्स, ये लास्ट वाली जो पार्ट है ना, एडिशनल रीडिंग्स मैंने उधर ही खत्म कर दी है, बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग, कुछ लोग मेंस 365 पढ़ना पसंद करते हैं, वेल एंड गुड, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि इससे आपकी जो आपने पढ़ा है ना कंटेंट, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। सो एनीथिंग दैट कैन कॉम्प्लीमेंट योर स्टडीज, इट इज गुड। सर्टेन फिलोसफीज आपको पढ़ ही लेनी चाहिए, क्योंकि इनका बहुत फायदा होता है। आपको एरिस्टोटल पढ़ लेना चाहिए, दिस विल हेल्प यू इन योर ऐसे पेपर। आपको प्लेटो पढ़ लेना चाहिए, आपको गांधीयन फिलोसफी पढ़ लेनी चाहिए, आपको अम्बेडकराइट फिलोसफी पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें बहुत मस्ट हैं, आपको विवेकानंद पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। देन देर आर सर्टेन अदर्स ऑल्सो। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप रैशनलिस्ट को पढ़ लिया करिए, और दूसरा आप इम्प्रेसिस्ट को पढ़ लिया करिए। ये दो थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। और अगर बहुत ज्यादा पढ़ना है, देन देर इज अ स्कूल कॉल्ड रोमांटिक्स स्कूल। आपकी राइटिंग बहुत प्यारी हो जाएगी, क्योंकि वर्ड्स इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो सेशन मैंने जो इन्वेसेस किया था, लेक्चर 2, विच वाज मोस्टली टू डील विद द सिलेबस पार्ट, सजेस्टेड बुक लिस्ट फॉर द
मेंस पेपर। जो ऑप्शनल का पेपर है, आई विल ट्राई टू टॉक टू माय फ्रेंड्स, अगर वो चाहते होंगे तो वो आ जाएँगे आपके पास और वो एक कभी किसी दिन लाइव ले लेंगे। फिलॉसफी के लिए भी मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं, थोड़ा वक़्त दे दीजिए, शेड्यूल बहुत टाइट होता है, तो वी आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज़ माय प्रायोरिटीज़ कि मैं कैसे उनको कर पा रहा हूँ, और जैसे ही मैं एकेडमी के वर्क से थोड़ा-सा फ्री होता हूँ, आई विल इंश्योर कि मैं आपको फिलॉसफी का एक बढ़िया डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दे सकूँ। इसके अलावा एक हमारे मित्र हैं, बड़े प्यारे मित्र हैं, अविनाश कुमार, रैंक 17, शायद वो 300 प्लस सिक्योर किए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आकर के अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी दे सकें, ठीक है? एंड अगर मेरे इस सेशन में आपको कभी कोई त्रुटि दिखी हो, कोई मिस्टेक दिखा हो, प्लीज़ डू लेट मी नो। जैसे लास्ट में एंशिएंट का हिंदी मैंने गलत करा था, क्षमा प्रार्थी हूँ पहले से भी। वो गलतियाँ अगर इसमें भी कहीं दिखती है, प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू ऑल। तो इस तरीके से हमारा सेशन को आज मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जय सीताराम। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग मुझे बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच।